एनिमे लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मलिक एक्सप्लेन्ड एनिमे। तो आज हम देखने वाले हैं विलन सागा की एपिसोड नंबर 2 को। जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखी वो पहले एपिसोड नंबर 1 को देख लें। एपिसोड नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलें बगैर किसी भी देरी के बढ़ते हैं हमारी एपिसोड नंबर 2 की तरफ। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हमें नॉर्थ एम्ब्रिया की एक वाइकिंग्स की बस्ती दिखाई जाती है। आज हफ्ते का दिन है जिस दिन वाइकिंग्स रिवायती तौर पर नहाया करते थे और अंग्रेज वाइकिंग्स की ये रिवायत बहुत अच्छे से जानते थे, जिसका फायदा उठाते हुए वो हफ्ते की सुबह वाइकिंग्स पर हमला कर देते हैं। वाइकिंग्स जो कि इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते, अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाते। अंग्रेजों की फौज का कैप्टन उन्हें हुक्म देता है कि इन सबको जला डालो, बच्चों और औरतों को भी मत छोड़ना। बादशाह ने इन सबको मार देने का हुक्म दिया है और अंग्रेजों की फौज उस बस्ती के तमाम वाइकिंग्स को मार देती है। इसके बाद हमें आइसलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां गांव के सब बच्चे लकड़ी के हथियारों के साथ वॉर गेम खेल रहे होते हैं। इसके बाद हमें थॉरफिन और गांव के एक और बच्चे फक्सी को दिखाया जाता है जो कि वॉर गेम में मर जाने के बाद बर्फ पर लेटे हुए होते हैं। थॉरफिन बोलता है कि पता नहीं क्यों मैं हर बार इतनी जल्दी मर जाता हूँ, जिस पर फक्सी बोलता है कि थॉरफिन तुम्हें पता है मरे हुए लोग बोला नहीं करते। जिस पर थॉरफिन कहता है कि फक्सी तुम हमेशा सबसे पहले मर जाते हो। इतने में वहाँ लीफ आ जाता है और हंसते हुए बोलता है कि युद्ध में हार गए हो क्या थॉरफिन, और वो फिर उसे बोलता है कि अगली बार ख्याल करना वॉर गेम में कहीं बर्फ पर मत मर जाना वरना तुम बीमार पड़ सकते हो। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लीफ अपनी बोट पर सामान बांध रहा होता है। वहाँ पर थॉरफिन और फक्सी भी मौजूद होते हैं, जहाँ पर थॉरफिन बोलता है कि क्या तुम कल निकल रहे हो, तुम कितने खुश नसीब हो, इस बार तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर लीफ उसे बताता है कि वह नॉर्वे जा रहा है, लेकिन वो वहाँ मजे के लिए नहीं जा रहा बल्कि सामान की तिजारत के लिए जा रहा है। लीफ उन बच्चों को बताता है कि वो नॉर्वे से इन ऊन और कपड़ों के बदले में शराब और इस तरह की दूसरी चीजें लाएगा। जिस पर थॉरफिन बोलता है कि फिर वो भी लीफ के साथ जाएगा। जिस पर लीफ बोलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। फिर लीफ तंजन बोलता है कि आखिर कौन मर गया जिसने तुम्हें बादशाह बना दिया है और तुम हुक्म चलाने लगे हो। जिस पर थॉरफिन मुंह बनाकर बैठ जाता है और कहता है कि लीफ तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो। लीफ उसे बताता है कि हमें साल के खत्म होने से पहले जीसस क्राइस्ट की सालगिरह मनाने के लिए शराब की जरूरत है। ये कहने के बाद लीफ समंदर की तरफ देखता है और खामोश हो जाता है। वो थॉरफिन को बोलता है कि थॉरफिन क्या तुम मेरा एक पैगाम अपने बाबा को दे सकते हो। थॉरफिन पूछता है क्या, जिस पर वो उसे कहता है कि अपने बाबा को जाकर कहो कि एक लॉन्ग शिप आइसलैंड की तरफ बढ़ रही है। थॉरफिन भागकर अपने बाबा को ये बात बताने के लिए जाता है जो कि लोहार की दुकान में एक बर्तन में हुए हुए सुराख को ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं। थॉरफिन आकर अपने बाबा को बताता है कि बाबा एक लॉन्ग शिप आइसलैंड की तरफ बढ़ रही है। इतने में वो लॉन्ग शिप आइसलैंड की बंदरगाह पर पहुंच जाती है और हमें दिखाया जाता है कि जॉम्स वाइकिंग के तमाम सिपाही उस लॉन्ग शिप पर एक कतार में खड़े हुए होते हैं, जो देखकर सब गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं। जिनमें से एक कहता है कि इन्होंने थॉर्स का पूछा और उसके बाद से इन्होंने एक लफ्ज भी नहीं बोला कि ये लोग कोई आम डाकुओं का टोला नहीं है, ये लोग हावदान के गुंडों से बहुत मुख्तलिफ हैं। इतने में थॉर्स वहां आ जाता है और वो बोलता है कि जॉम्स के योद्धाओं, मैं यहाँ हूँ। थॉर्स को देखने के बाद जॉम्स वाइकिंग का कमांडर फ्लोकी अपना हेलमेट उतारता है और फ्लोकी और उसकी तमाम फौज थॉर्स के सामने झुक जाते हैं। जिस पर थॉर्स बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे ढूंढते हुए इतनी दूर आ जाओगे। जिस पर फ्लोकी जवाब देता है कि थॉर्स, मैंने आपको नॉर्वे के महाज के बाद से नहीं देखा। ये सोचना बहुत मुश्किल है कि तुम्हारे जैसा आदमी दुनिया के इस कोने में छुपा हुआ होगा। थॉर्स कहता है कि अपने यहाँ आने का मकसद बताओ फ्लोकी। जिस पर फ्लोकी कहता है अगर ऐसा है तो मैं कश्ती पर से उतरने की इजाजत चाहूंगा। जिसके बाद हमें थॉर्स के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थॉर्स, फ्लोकी और थॉर्स की बीवी हेल्गा मौजूद होते हैं। गांव के बच्चे छुपकर थॉर्स के घर के अंदर झांक रहे होते हैं और ये सब देख रहे होते हैं। थॉरफिन और गांव के बाकी लड़के ये सब बहुत गौर से देख रहे होते हैं। फ्लोकी थॉर्स को अंग्रेजों के वाइकिंग्स पर हमले के हवाले से बताता है, जिसमें वो थॉर्स को बताता है कि बेशुमार डेनमार्की लोग अंग्रेजों के हाथों मारे गए। कहा जाता है कि मारे जाने वाले लोगों में डेनमार्क के बादशाह किंग स्वेन की बहन प्रिंसेस गुनहिल्ड भी शामिल थी। फिर वो कहता है कि अब बादशाह के पास बहुत अच्छा बहाना है कि वो अपनी बहन के कत्ल के बदले की आड़ में एक बहुत बड़ी जंग का आगाज कर सकते हैं।
फिर वो थोर्स को कहता है कि हम जॉम वाइकिंग्स डेनमार्की लोगों की साइड से लड़ेंगे। वो उसे कहता है कि आने वाली बहार के आगाज में इंग्लैंड पर हमले का आगाज हो जाएगा, जिस पर थोर्स उसे कहता है कि तुम लोग जो मर्जी करो, इस सब का इस छोटे से गाँव से कुछ लेना देना नहीं है। जिस पर फ्लोकी कहता है कि मुझे डर है कि शायद ये सच नहीं है। फ्लोकी थोर से कहता है कि चीफ सिगवल्दी ने हुक्म दिया है कि तमाम फौजें जोम्सबोर्ग वापस आएं और ऐसा कोई भी नहीं होना चाहिए जो वहां मौजूद ना हो, चाहे उस आदमी ने फौज को छोड़ ही क्यों ना दिया हो। उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ रहे होगे। ये सब सुनने के बाद थोर्स खामोश रहता है और कुछ नहीं बोलता, जिस पर फ्लोकी उसे कहता है कि चीफ तुम एक बहुत दयालु पेशकश कर रहे हैं। 15 साल पहले गायब हो जाने के बाद तुम्हारे पास मौका है कि तुम दोबारा जंग के मैदान में इज्जत के साथ वापस आ सकते हो। इस बात से तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि चीफ तुम्हारी कितनी कदर करते हैं। जिस पर थोर्स उसे कहता है कि ये बात मुझे बताने के लिए तुम्हें एक लॉन्ग शिप पर आने की जरूरत नहीं थी, तुमने गांव वालों के सुकून को बर्बाद कर दिया है। जिस पर फ्लोकी उसे कहता है कि थोर्स तुम बहुत बदल गए हो, या ये गांव ही है जिसने तुम्हें बदला है। ये कहने के बाद वो उन बच्चों की तरफ देख रहा होता है जो दरवाजे के पीछे से अंदर झांक रहे होते हैं। बच्चे ये देखकर वहां से डर के भाग जाते हैं। इसके बाद फ्लोकी ये बोलता है कि बच्चों को देखकर मैं एक बात तो कह सकता हूँ कि ये एक बहुत पुरअमन गांव है। इन्होंने इस दिन से पहले कभी भी जंग का मुंह नहीं देखा। ये बात सुन के थोर समझ आता है कि फ्लोकी उसे धमकी दे रहा है और फ्लोकी की बात ना मानने की सूरत में इन गांव वालों को थोर्स के इस फैसले का नतीजा भुगतना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें थॉरफिन और गांव के बाकी लड़कों को दिखाया जाता है जो कि जंग का सुनकर बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फ्लोकी थोर से कहता है कि मैं यहाँ कोई मजाक करने के लिए नहीं आया। अगर तुम आने वाली जंग में साथ देने के लिए मना कर देते हो तो मैं अपने मकसद में नाकाम हो जाऊंगा और चीफ सिगवल्दी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर मैं इस बेइज्जती के साथ घर खाली हाथ वापस नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जोम्स वाइकिंग की आर्मी हर तरफ से गांव को घेर लेती है और थोर्स के उनके साथ ना आने की सूरत में गांव पर हमले के लिए तैयार हो रही होती है। वहीं दूसरी ओर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर लीफ थोरफिन और आरी को जोम्स वाइकिंग्स के बारे में बता रहा होता है, जिस पर लीफ कहता है कि इसका मतलब थोर्स जोम्स वाइकिंग्स में से एक है। जिसके जवाब में आरी उससे पूछता है कि क्या जोम्स वाइकिंग ताकतवर है, जिस पर लीफ उसे बताता है कि ये बहुत ताकतवर हैं। ये इतने ताकतवर हैं कि वेंडलैंड का किंग इन पर टैक्सेस लगाते हुए भी डरता है। ये नॉर्दर्न सी की सबसे ताकतवर आर्मी माने जाते हैं। इतने में फ्लोकी वहां आ जाता है और सब ट्रूप्स को शिप पर वापस आने का कहता है। जोम्सबर्ग के सब सोल्जर्स शिप पर वापस जाने लगते हैं जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे होते। ये देखकर लीफ आरी को कहता है कि हमें बचा लिया गया है। शिप पर चढ़ने के बाद फ्लोकी सब गांव वालों को बुलाकर कहता है कि गांव वालों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जोम्स वाइकिंग का फ्लोकी हूँ। मुझे यहाँ हीरो थोर्स को फौज में वापस शामिल करने के लिए भेजा गया था, जिस पर थोर्स राजी हो गया है और वो जंग में अपनी एक लॉन्ग शिप के साथ शामिल होगा। और फिर वो गांव वालों को कहता है कि तुम में से जिस किसी में हिम्मत है वो थोर्स के साथ जोम्बोर्ग आए। इतने में थोर्स वहां आ जाता है और फ्लोकी थोर्स को ये कहता हुआ वहां से चला जाता है कि थोर्स अब जंग के मैदान में हमारी मुलाकात हो। उनके वहां से जाने के बाद हमें ये दिखाया जाता है कि सब गांव वाले जंग का सुनकर बहुत खुश होते हैं और खुशियां मनाने लगते हैं, सिवाय थोर्स और लीफ के, जो जानते होते हैं कि अब आगे उनके सामने कौन सी मुसीबत आने वाली है। थोर्स वहां से उदास अपने घर वापस चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि थोर्स के घर में थोर्स और लीफ बात कर रहे होते हैं, जहां पर लीफ उसे कहता है कि मेरा ख्याल है तुम उन्हें ना कह सके, जिस पर थोर्स कहता है कि मैंने गांव को इस पागलपन में फंसा दिया है। फिर थोर्स उन्हें अपने माजी के बारे में बताता है। वो उन्हें बताता है कि काफी वक्त पहले मैं पैसा कमाने के लिए कत्लो गारत किया करता था, लेकिन एक दिन मैं इस सबसे तंग आ गया और मैं ये काम मजीद नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने जंग का मैदान छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। मुझे लगा था कि मैंने सबको अपनी झूठी मौत का यकीन दिला दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिसके जवाब में लीफ कहता है कि क्या तुम दोबारा ऐसा नहीं कर सकते, जिस पर थोर्स नाम में सर हिलाता है और कहता है कि मैंने अगर दोबारा ऐसा किया तो इसका खमियाजा गांव को भुगतना पड़ेगा। जोम्स वाइकिंग कभी भी भागने वालों को माफ नहीं करते। इसके बाद हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहां सब गांव वाले जंग की तैयारियों में लगे हुए होते हैं। आरी लीफ को वहां देखता है और पूछता है कि लीफ मुझे तो लगा था कि तुम वहां जा रहे हो, जिस पर लीफ उसे बोलता है कि प्लान में कुछ चेंजिंग्स हैं, मैं थोर्स के साथ उसकी लॉन्ग बोर्ड पर सफर करूंगा। जिस पर लीफ दिल में सोचता है कि पता नहीं ये लोग जंग का सुनकर इतने खुश क्यों हैं।
वहीं दूसरी ओर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर थॉरफिन वॉर गेम में गांव के बच्चों को बुरी तरह से पीट रहा होता है। थॉरफिन काफी गुस्से में होता है और वो गांव के बच्चों को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसकी वजह से काफी गांव के बच्चे बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद थॉरफिन वहां से चला जाता है। थोर्स और गांव के बाकी लोग जंग पर जाने के लिए अपनी बोट्स को तैयार कर रहे होते हैं। वहीं पर उन बच्चों के साथ गांव का एक आदमी आता है और थोर्स को बुलाता है और कहता है कि तुम इस बच्चे के हाथ को देख सकते हो। थोर्स उस बच्चे के हाथ को देखता है तो वो बताता है कि इसका बाजू टूट चुका है, जिस पर बच्चे उसे बताते हैं कि ये थॉरफिन ने किया है। थोर्स ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है और पूछता है कि वाकई ये थॉरफिन ने किया है। सब बच्चे उसे बताते हैं कि हाँ, ये थॉरफिन ने किया है, जिस पर वो उन सबसे माफी मांगता है और उन्हें कहता है कि मैं थॉरफिन से बात करूंगा इस बारे में। जिस पर वो आदमी हंसता है और कहता है कि नहीं, कोई मसला नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर वो उसे कहता है कि थॉरफिन 6 साल का है ना, अगर वो इस उम्र में अपने से 4-5 साल बड़े बच्चों को इस तरह मार सकता है तो यकीनन वो काफी ताकतवर है। जब वो मजाहिया अंदाज में कहता है कि तुम्हारा बेटा थोर्स तुम्हारे पर ही गया है। थोर्स ये सुनकर काफी परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि गांव के लड़के जो कि जंग के लिए तैयार हो चुके हैं एक दूसरे को अपने हथियार दिखा रहे होते हैं। थॉरफिन जो कि खड़ा उन्हें देख रहा होता है अपनी लकड़ी की तलवार की तरफ देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और फौरन अपने घर की तरफ भागता है। थॉरफिन घर में घुसते ही अपने लकड़ी के हथियारों को फेंक देता है और स्टोर रूम में चला जाता है। ये देखकर यिल्वा उसे बोलती है कि तुम्हें क्या हो गया है, चीजों को इधर उधर क्यों फेंक रहे हो। यिल्वा उसे कहती है कि इनको अभी यहाँ से उठाओ वरना मैं इन्हें बाहर फेंक दूंगी। इस पर थॉरफिन कहता है कि फेंक दो, मुझे अब इनकी जरूरत नहीं है, और वो स्टोर में कुछ ढूंढने लगता है। जिस पर यिल्वा आके कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। थॉरफिन उसे कहता है कि मैं हथियार ढूंढ रहा हूँ। यिल्वा उसे कहती है कि तुम यकीनन जंग में जाने का सोच रहे होगे, तो ये ख्याल अभी अपने जहन से निकाल दो, ऐसा नहीं होने वाला, तुम अभी एक बच्चे हो। थॉरफिन को वहाँ एक संदूक मिलता है। थॉरफिन जब उस संदूक को खोलता है तो वो देखता है कि उसमें उसके बाबा की तलवार, खंजर और उनका जंग का बाकी सामान होता है। थॉरफिन उस संदूक में से एक खंजर निकालता है और उसे बहुत गौर से देखने लगता है। इतने में थोर्स वहाँ आ जाता है। थोर्स उस खंजर को आगे से इतनी मजबूती से पकड़ता है कि थोर्स के हाथ में से खून निकलने लगता है। थोर्स थॉरफिन से बोलता है, थॉरफिन क्या तुम्हें एक तलवार चाहिए? तलवार लोगों को मारने का एक औजार है, तुम किसे मारना चाहते हो एक तलवार के साथ? जिस पर थॉरफिन जवाब देता है कि दुश्मन को। थोर्स कहता है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है? थॉरफिन दूसरी तरफ मुंह करके कहता है कि जैसे कि हाफदान। जिस पर थोर्स वहाँ बैठता है और थॉरफिन को समझाता है, कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हारा कोई भी दुश्मन नहीं है, किसी का कोई भी दुश्मन नहीं हो, तुम्हें किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। जिस पर थॉरफिन कहता है, अगर ऐसा है तो फिर आप कल जंग पर क्यों जा रहे हो? क्या आप जंग में दुश्मनों को मारोगे नहीं? थॉरफिन कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये कहता हुआ थॉरफिन वहाँ से भाग जाता है। थोर्स उसे बुलाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन थॉरफिन उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हमें लीफ और थोर्स दिखाए जाते हैं। लीफ थोर्स से कहता है कि आज लहरें काफी शांत हैं, ये सफर करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। इसके बाद हमें फेरोई आइसलैंड का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डाकुओं के टोले ने क्रिश्चियंस की एक बस्ती पर कब्जा किया हुआ होता है। उसी आइलैंड पर फ्लोकी और जोम्समोक की आर्मी भी मौजूद होती है। फिर हमें इन डाकुओं के टोले का लीडर एस्केलेड दिखाया जाता है, जिसके साथ फ्लोकी भी मौजूद होता है। फ्लोकी कमरे से बाहर एस्केलेड के बंदों को देख रहा होता है जो कि एक क्रिश्चियन की तरफ कुल्हाड़ियां फेंककर शर्तें लगा रहे होते हैं, जिन्हें देखकर फ्लोकी एस्केलेड से बोलता है कि तुम्हारे लोग अभी भी पहले की तरह जाहिल ही हैं। जिस पर एस्केलेड उसे बोलता है कि मेरे लोग क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करते, और वो कहता है कि इन सब बातों को छोड़ो, चलो काम की बात करते हैं। फ्लोकी एस्केलेड को थोर्स की लाश के बदले में 5 पाउंड सोना देने का वादा करता है, लेकिन वो कहता है कि वो सोना सिर्फ उस सूरत में देगा जब वो थोर्स की लाश को खुद देखेगा। और इसी के साथ हमारी एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एपिसोड अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये एपिसोड आपको कैसी लगी और क्या चेंजिंग्स आप चाहते हैं आने वाली एपिसोड्स में। तो मिलते हैं विनलैंड सागा की एपिसोड नंबर 3 में।